नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बजट तो आ गया, पर आपकी कमाई कितनी बढ़ी? अब जो है कुछ बदलाव बजट में किए गए हैं, क्या वाकई आपको इसका फायदा होगा? और अगर फायदा लेना चाहते हैं तो आपको क्या बदलाव करने की जरूरत है? मसलन खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो निवेश की लिमिट बढ़ाई गई है, उससे एक सीनियर सिटीजन को कितना फायदा होगा? लेकिन क्या महंगाई को मात देने के लिए ये बदलाव उनके लिए काफी है, या फिर इक्विटी या फिर हाइब्रिड फंड में एसडब्ल्यूपी से ज्यादा वो कमाई कर सकते हैं? ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नई टैक्स रिजीम बदलाव के बाद अगर वो अपनाना चाहते हैं तो जो आपकी एक तरीके से कंपल्सरी या फोर्स टैक्स सेविंग होती थी, वो पैसा अगर बचता है तो उसका सही तरीके से आपको प्लानिंग करने की क्या जरूरत है, जिससे आपकी कमाई भी बढ़े? महिलाओं के लिए जो बचत योजना है, उसमें कितना फायदा महिलाओं को होगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बजट के बाद आपके मुनाफे की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत स्वागत हम करते हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। और 2-3 दिन हम लगातार डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं बजट को, कि हमें क्या मिला और कितने की जरूरत थी। बिल्कुल हम चरणबद्ध तरीके से इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। और सबसे पहले इसी में मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की सबसे पहले चर्चा आपसे शुरुआत करना चाहती हूं, जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि जो अधिकतम निवेश की जो लिमिट है बढ़ाना, मतलब उसको डबल कर देना, उसके लिए एक बड़ा तोहफा है। और 8% के ब्याज देने की भी इसमें बात की गई है। लेकिन जब हम फिक्स्ड इनकम या फिर सेविंग स्कीम, स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा बात ये होती है कि हाँ, सुरक्षा तो है, पर क्या महंगाई को मात देने के लिए पोस्ट टैक्स जो रिटर्न मिलेगा, तो टैक्स कट के हाथ में आएगा, क्या वो वाकई काफी होगा? देखिए साथी, आई थिंक बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपने टच किए यहाँ पे। सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है आज के समय में कि किस तरह से वो रेगुलर इनकम जनरेट करें। उनके पास जो जिस सिचुएशन में होते हैं लाइफ के, उनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते। और जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली रीसेट होते हैं। तो हमने देखा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो इंटरेस्ट रेट नीचे भी जाते हैं, कभी ऊपर भी जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन जिस तरह का मूवमेंट है वहां पे। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये रहता है कि हम किस तरीके से अपनी रेगुलर इनकम जनरेट करें। और दूसरा चैलेंज ये होता है कि वो उस सिचुएशन में नहीं होते कि वो कैपिटल पे कोई रिस्क ले सके, क्योंकि उनको शायद पूरी लाइफ उन्होंने इसी एक पर्पस के लिए काम किया होता है कि हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे। सीनियर सिटीजन वहां पे एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उनके लिए। एटलीस्ट जो उनकी एक जो पोर्शन है उनके रिटायरमेंट कॉर्पस का, बिल्कुल। क्योंकि अभी तक जो था उसमें जो लिमिट थी वो 15 लाख रुपए की थी। अगर आप जॉइंटली अपने स्पाउस के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे 30 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते थे। अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 8% का इंटरेस्ट रेट है, जो अगर आप किसी और ऑप्शन से करें तो इतना सेफ हो और जहां पे गारंटेड रिटर्न हो, तो ऐसी बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हालांकि ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। बिल्कुल। तो जो पोस्ट टैक्स ऑब्वियसली उससे कम होगा, डिपेंडिंग ऑन आपका जो टैक्स का रेट है वो कितना है। अब जो बजट में किया गया है उसकी लिमिट को बढ़ा के 30 लाख किया गया है। जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा चैलेंज इस समय पे ये होता है कि आप रेगुलर इनकम जनरेट कैसे करें विदाउट टेकिंग रिस्क ऑन योर कैपिटल। तो वहां पे जब ये 30 लाख होगा, जाहिर सी बात है जिन सीनियर सिटीजन के पास वो पैसा उतना होगा वही उसका फायदा उठा पाएंगे, वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर अभी क्या होता था, 15 लाख आपने यहाँ पे डाला, उसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम थी वहां पे डालते थे आप, बिल्कुल। और फिर बाकी के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता था। हालांकि बीच में एक और ऑप्शन थी उनके पास, प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना, और अभी भी है मार्च तक, तो वो भी एक ऑप्शन थी। बट ये बढ़ाने से उन निवेशकों को जो चाहते हैं कि पैसा सेफ रहे, रेगुलर इनकम जनरेट होती रहे, आई थिंक उनके लिए ये डेफिनेटली अच्छी ऑप्शन है। बट दूसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट है जो आपने उठाया कि क्या आप उससे इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं। शायद आपकी रेगुलर इनकम की नीड्स तो पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन आपका पैसा महंगाई को मात देने वाला जो कमाई है, क्या वैसी कमाई अभी भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दे पाएगी इस बदलाव के बाद? हमारे साथ एक और एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं, बजाज कैपिटल के जॉइंट चेयरमैन एंड एमडी मिस्टर संजीव बजाज। संजीव जी, बहुत स्वागत हम करते हैं। हम यही चर्चा कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो बदलाव की बात की गई है स्कीम में,
उसके बाद कितना अट्रैक्टिव संजीव जी आपको ये ऑप्शन लग रहा है अभी? क्योंकि जब हम कैपिटल अप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, सुरक्षित निवेश तो ठीक है, लेकिन 60 के बाद जो सीनियर सिटीजन निवेश कर रहे हैं, 60 क्या उम्र हम माने? मतलब उसके बाद भी तो आपको आगे आने वाले 15, 20, 25 साल के लिए निवेश का प्लान तैयार करना है। तो क्या वाकई ये स्कीम अभी भी महंगाई के लिहाज से, कैपिटल अप्रिसिएशन के लिहाज से आपको अट्रैक्टिव लग रही है? देखिए, अगर मैं ऑनेस्टली आंसर करूं, ये स्कीम अट्रैक्टिव है अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए। बट अगर आप अपने आप को एक निवेशक समझते हैं, एक इन्वेस्टर समझते हैं, तो ये आपके लिए राइट स्कीम इससे बेटर हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड का सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लीजिए। बिकॉज देखो, इसमें आप एक लिमिटेड है। अगर आपने 30 लाख रुपए लगाया तो आपको उससे एक एक्स अमाउंट मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल 20,000 रुपये महीना। अब 20,000 रुपये महीना आपके लिए इनफ नहीं होएगा और इस पे आपका टीडीएस कटेगा। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। मेरे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अगर आप लेते हैं तो उसमें आप चूज कर सकते हैं कि यार मुझे 35,000 रुपये महीना चाहिए, मुझे 40,000 रुपये महीना चाहिए। हाँ, आप अपना प्रिंसिपल भी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपका प्रिंसिपल है। आपको 30 लाख रुपए बचाना नहीं है, अपने लिए कंज्यूम करना है कि मेरे यार अगले 30 साल का खर्चा निकल जाए। और जब आप 60 साल के हैं तो आपको 20, 25, 30 साल का सोचना है। और उसमें अगर आपने हाइब्रिड फंड्स की बात कर रहे थे, या इवन अगर हम सेफ इक्विटी फंड की बात करते हैं जैसे लार्ज कैप्स वगैरह, ये उसमें 10-15% ऊपर नीचे जा सकता है। बट अगर आप रिटर्न देखेंगे, ये लार्ज कैप फंड्स ने ओवर द लास्ट 15 ईयर हैज गिवन हायर देन 12% की रिटर्न एंड इसमें टैक्स इफेक्टिवनेस भी ज्यादा है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप रिस्क लीजिए, इसके लिए बेटर है। और दूसरी एक जो प्रॉब्लम इन स्कीम्स में आती है कि ये बहुत इनकन्वीनियंट है, ये इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, इनकी सर्विसिंग इतनी आसान नहीं होती। तो वो आपको एक माइंड में रखना पड़ेगा। बिकॉज हम देखते हैं कि काफी सीनियर सिटीजन जब 75-80 के हो जाते हैं और उनको अपने पैसे के लिए जो कन्वीनियंस इस प्रोडक्ट में नहीं अवेलेबल है, तो वो एक चैलेंज है। ये चैलेंज की आपने संजीव जी बात की है। इनफैक्ट जो हम एक अधिकतम निवेश रकम की बात करें हेमंत जी, 30 लाख रुपए की, 30 लाख तो एक बहुत वैसे भी बड़ा अमाउंट है। क्या ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी जो सीनियर सिटीजन अभी हमें देख रहे हैं वो अपना सकते हैं जिससे सिक्योरिटी के साथ साथ, बेसिकली फिक्स रिटर्न के साथ साथ एक कैपिटल अप्रिसिएशन का भी फायदा मिले, थोड़ा बाजार से रिटर्न मिले, थोड़ा सा फिक्स रिटर्न मिले? देखिए स्वाति, ये मतलब हमें मान के चलना पड़ेगा कि जब हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनका पूरा पैसा मार्केट लिंक प्रोडक्ट में कभी नहीं आ सकता। क्योंकि हम ये समझ लें कि उनकी वो पूरी मेहनत की कमाई है, पूरी जिंदगी की कमाई है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी एंगल तो होगा। तो मुझे लगता है उस हिसाब से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो एक काफी अहम हिस्सा है किसी भी रिटायर्ड पर्सन की रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का, स्पेशली अगर आपको इनकम जनरेट करनी हो। लेकिन उससे आपको जिस तरह का ग्रोथ मिलना चाहिए वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है क्योंकि वहां पे आपने जो रिटर्न है उसको फिक्स कर दिया, ठीक है, और पोस्ट टैक्स रिटर्न में आपको टैक्स भी पे करना है। तो मुझे लगता है कि जो मिक्स है दोनों का, मार्केट लिंक प्रोडक्ट जैसे हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, इसमें इक्विटी में तकरीबन 40 से 45% एक्सपोजर है, बाकी आर्बिट्राज और डेट के अंदर है। तो उस तरह की जो ऑप्शन है वहां पे दो चीजें होती हैं। जब आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करते हो तो आप बता सकते हो म्यूचुअल फंड को मुझे एक्स अमाउंट चाहिए, वहां पे भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 10% निकाल रहे हैं वहां से। देखिए, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आप प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं, लेकिन उस हद तक कीजिए जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। हमें नहीं मालूम कि हमारी लाइफ कितनी है रिटायरमेंट के बाद, तो आप उस सिचुएशन में नहीं होना चाहते कि आपको लगे कि मेरा प्रिंसिपल खत्म हो रहा है। तो आप वहां भी विड्रॉल जो करेंगे वो सारा सोच समझ के करेंगे, लेकिन विड्रॉल के साथ साथ आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी आपको म्यूचुअल फंड से मिलती है। तो मुझे लगता है दोनों का जो मिक्स है वो होना चाहिए। जस्ट बिकॉज लिमिट बढ़ गई 30 लाख, इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे 30 लाख वहां पे डाल दिया। आपका कॉर्पस कितना है? मान लीजिए आपका 50 लाख कॉर्पस है, आपने 30 लाख यहाँ पे डाल दिया, लिक्विडिटी चली गई आपकी। आज हो सकता है आपके एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हो, अगले साल जब इन्फ्लेशन आएगा 7%, उसके अगले साल और आएगा, वो कहां से पूरा करोगे आप? वो पूरा नहीं कर सकते। तो दोनों का मिक्स होना बहुत ही जरूरी है। प्रोपोर्शन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, वहां पे उनको रिस्क भी देखना है और ये भी देखना है कि आगे जाके पैसा बढ़े, ताकि जितनी भी लाइफ हो। तो बेसिकली अगर दोनों का एक मिश्रण चाहिए तो कुछ रकम डाली जा सकती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जहां थोड़ी सी गारंटी भी मिले, सरकारी बैकिंग भी मिले।
सुरक्षा भी मिले और थोड़ा कुछ इक्विटी एक्सपोजर भी लेने की जरूरत है, जो आप बता रहे हैं वो लिया जा सकता है। ओके, सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं जो अनाउंसमेंट या जो लोग अभी भी समझना चाह रहे हैं संजीव जी, वो न्यू टैक्स रिजीम को लेकर है। न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जो कि पहले अनाउंस किया गया था, जो कि अब पुराना टैक्स रिजीम हो गया, जिसको हम नया पुराना कह रहे हैं, बदलाव से पहले का न्यू टैक्स रिजीम बेसिकली, उसमें लोगों को कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं दिखा। अब उसको कह रही है सरकार कि हम उसको थोड़ा सा और ट्वीकिंग की स्लैब में और थोड़ा सा और आकर्षक बनाने की कोशिश की है। लेकिन क्या वाकई फायदा आपको लग रहा है इस नए टैक्स सिस्टम में आने का लोगों के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोगों की अभी भी कई सारी ऐसी लाइबिलिटीज हैं या सोशल सिक्योरिटी लोगों को चाहिए जो कि अभी भी पुराने सिस्टम में ही मिलती है, तो ऐसा कोई व्यक्ति न्यू टैक्स सिस्टम में क्यों आना पसंद करेगा? आपको वाकई इसमें कोई स्कोप नजर आ रहा है संजीव जी? देखिए, अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है फिर आपके लिए न्यू टैक्स सिस्टम अच्छा है, बट अगर आपकी इनकम लिमिटेड है तो आपका, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, और इंडिया में तो टैक्स सैलरीड एम्प्लॉय ही पे करते हैं मोस्टली, तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है, आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटेगा ही, और आपको लॉन्ग टर्म इधर कोई सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए खुद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, खुद आपको लाइफ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, अपना कॉर्पस क्रिएट करने के लिए सिप करना पड़ेगा या ईएलएसएस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से वो बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पैसे को जमा करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो इसमें मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है और आप पहले थोड़ा बहुत टैक्स देते थे तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर सकते हैं, बट अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है और मे बी 20 लाख रुपए से कम है तो मे बी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर रहे, और जो 20 लाख एंड अबव है उनके लिए टच एंड गो है कि ठीक है बहुत छोटी सी सेविंग है, बट आपकी सोशल सिक्योरिटी आपको खुद करनी पड़ेगी। जो सोशल सिक्योरिटी पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलते थे तो वो आपको नहीं मिल रहे। देखिए, एक चीज हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे थे, वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट होता है वेल्थ प्रिजर्वेशन से। ये सबको समझना पड़ेगा कि अगर जो पैसा कमाया है वो पैसा बचाओगे तभी आप अपना पैसा ग्रो कर पाओगे। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप सीनियर सिटीजन है या किसी का भी आप हेल्थ क्राइसिस देखते हैं, कॉर्पस कहाँ डिस्ट्रॉय होता है कि बीमार हो गए, कोई फैमिली में बीमार हो गया, 20 लाख रुपए खर्चा हो गया, सारा कॉर्पस निकल गया बीच में से, या उससे ज्यादा भी खर्चा हो गया, किसी को कैंसर है तो हर साल बहुत खर्चा हो जाता है। तो उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आपको टॉपअप लेना बहुत जरूरी है। और आज की डेट में लोग, पहले होता था कि यार मुझे अपने बच्चों को 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए कॉर्पस देना है, तो उस चक्कर में अपना प्रिंसिपल ही नहीं खर्चते थे और अपने बच्चों के लिए बचाए के रखते थे, खुद अपना पेट काटते थे। आज की डेट में आपके पास 99 ईयर टर्म प्रोडक्ट अवेलेबल है जिनको लेगेसी प्लानिंग कहते हैं, तो आप हम दे के अपने बच्चों को लिए 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जितना देना चाहते हो उधर से आप उनको सिक्योर कर सकते हो और आप अपना पैसा अपनी जीवन में एंजॉय कर सकते हो। तो आज की डेट में ये है, तो मतलब मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट। तो मेरे हिसाब से एक होना चाहिए जिसमें हमारा जो ओल्ड टैक्स रिजीम बहुत अच्छा था उसमें बस थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत थी कि इतनी डिडक्शन थोड़ी सी कम करके डिडक्शन अमाउंट्स को बढ़ाना चाहिए था। अब 2 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट दिया है तो 2 लाख रुपए एटीसी में क्यों नहीं बढ़ाया हमने? बिकॉज अगर लोग 4 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए अपनी फैमिली के लिए सेव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अगर लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला, क्योंकि ये जो लगातार हमारी चर्चा चल भी रही थी संजीव जी, शो के पहले जो हम तमाम एक्सपर्ट से, बजट से पहले जो तमाम शोज में एक्सपर्ट से जान रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि आप एटीसी की लिमिट बढ़ा सकते हैं, जो कि सोशल सिक्योरिटी है, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस भी है आपका, उस तमाम जो छूट है उनको बढ़ाओ तो कम से कम कुछ फायदा तो मिले। लेकिन सरकार की जो मंशा है वो ये लग रही है कि वो धीरे धीरे अब पुराने टैक्स सिस्टम से बदलकर लोगों को नए टैक्स सिस्टम की तरफ ले जाना चाह रही है। वो एक मंशा बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हेमंत जी ये मुझे समझाइए और हमारे दर्शकों को समझना बेहद जरूरी है, और संजीव जी ने भी जो इम्पोर्टेंट बात कही, अब जो नए टैक्स सिस्टम में जाएगा उसके लिए एक फोर्स जो टैक्स सेविंग है वो नहीं रहेगा, उसके लिए कंपल्शन नहीं रहेगा। लेकिन उन पैसों का वो क्या करेंगे, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आ गई कि वो उसको पैसे से पैसा बनाने के लिए अब उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग का अब असली खेल यहां शुरू होता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी जो हुआ है, सरकार ने कहा है कि क्लियर बोल दिया कि अभी जो डिफॉल्ट ऑप्शन है वो नया टैक्स रिजीम है। मतलब अभी आपको वहां से अगर ओल्ड में जाना है तो ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, जबकि पहले जो है ओल्ड रिजीम था बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट था। तो मंशा बहुत क्लियर है, मे बी इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, कुछ सालों के बाद। मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक सरकार दोनों रिजीम को चलाएगी। क्लियरली पुश है नए रिजीम के लिए, वो एक रियलिटी है, हमें एक्सेप्ट करके चलनी पड़ेगी। उस दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंपल्शन जो है इंश्योरेंस खरीदते हैं, क्योंकि टैक्स सेविंग था तो लाइफ इंश्योरेंस भी लेते थे, हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते थे और इन्वेस्ट भी करते थे, और वो जो कॉर्पस बनता था वो उनके रिटायरमेंट में, बच्चों की एजुकेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। लेकिन अब क्या है, अगर आप रियली दोनों को कंपेयर करें तो मुझे लगता है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नया रेजिम बेटर है। अगर आप 15 लाख की बात करें, 15 लाख की किसी की इनकम हो, ठीक है, तो अगर आप 4 लाख का अगर आप एग्जम्पशन लेते हैं, मतलब उतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाके आपका न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम का टैक्स बराबर होता है। अगर उससे कम है तो डेफिनेटली वो आपके लिए सही नहीं है, बट वो एक इंडिविजुअली आपको देखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि इसमें ये रिस्क जरूर है कि काफी सारे जो टैक्स पेयर हैं वो शायद इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी सी तकलीफ हो उनको, क्योंकि वो यूज टू नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अब जब आप न्यू रिजीम लेते हैं, अगर आपका टैक्स बचता है, टैक्स के अलावा जो कैश इन हैंड आपके पास जो आएगा, उसके लिए अगर आपके पास ये फ्रीडम मिलेगी आपको कि आप कुछ भी करना चाहें, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि आपको अब ये ऐसी छूट मिली है कि आप जहां चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले क्या था, आपको सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन मिलती थी, एटीसी में जो थी या जो एनपीएस है, ऐसी ऑप्शन में आप इन्वेस्ट कर सकते थे। अब ये जो पैसा आपके पास बचेगा, मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते थे एटीसी के अंदर, अब अगर वो नहीं कर रहे हैं नए रिजीम के अंदर, तो वो अवेलेबल है आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कंज्यूम कर देंगे, कंजम्पशन में खर्चा कर देंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप पहले आउट ऑफ कंपल्शन अगर आप इंश्योरेंस ले रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंश्योरेंस को लेना बंद कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप नहीं चाहते कि अगर कुछ हो जाए आपको अनफॉर्चुनेटली, तो जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ हो। तो आई थिंक ये बेसिक जो आपने बिल्कुल सही कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है यहां से शुरू होगा। लोगों को, इन्वेस्टर्स को, टैक्स पेयर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि अब ये जो पैसा मेरे पास आया है, यस मुझे फ्रीडम है। सर ये एक लिहाज से भी सर ये एक्चुअली सही हुआ है कि एटीसी में, एटीसी की ये जो पूरा हम बात करें एटीसी का ये है कि जो हम भी आनंद फानन में कर देते थे ना, कई जो टैक्स पेयर थे वो आनंद फानन में निवेश कर दिया, चलिए अब इसमें फायदा होगा, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस उठा के ले लिया, जो टैक्स सेव हो जाएगा, या फिर जहां पर पैसे नहीं भी डालने हैं वहां पर पैसे डाल दिए। तो एक शायद इन्फॉर्म्ड डिसीजन अब लोग अपने पैसों को लेकर बना पाए अगर नए टैक्स रिजीम में आपको जाना है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे संजीव जी, हेमंत जी दोनों कह रहे हैं कि आप सभी को बहुत ही सटीक ढंग से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर आप नए टैक्स सिस्टम में जाना चाहते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बजट के बाद मुनाफे की बात हम कर रहे हैं, हमारे साथ बजाज कैपिटल से संजीव बजाज और साथ ही वाइज इन्वेस्ट के हेमंत रुस्तगी हैं। संजीव जी, इंश्योरेंस प्रीमियम पर जब ये एक ऐलान आया बजट में, तो तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या उनके इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब टैक्स लगने जा रहा है। सबसे पहले कैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज पर इसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है और किन लोगों को सबसे ज्यादा इसमें इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? ये अगेन इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा वो है जो अमीर लोग हैं या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो अगर आप 1 अप्रैल के बाद कोई नई पॉलिसी लेते हैं जिसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा का आप पूरे साल में क्यूमुलेटिव प्रीमियम लेते हैं, तो ये नहीं है कि आप 3 जगह से आप 2-2 लाख की ले ले, तो आप अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम एक साल में पे करते हैं तो आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है, अभी तक वो 100% टैक्स फ्री होता था ड्यू टू 1010D, अब वो टैक्सेबल हो जाएगा।
तो जिससे थोड़ा सा मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इफेक्ट आएगा, बिकॉज इंश्योरेंस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स आज की डेट में गारंटीड रिटर्न प्लान आ रहे थे, जिसमें 6.5 से 7% टाइप की गारंटीड रिटर्न मिल रही थी अगले 15 से 30 साल तक या 35 साल तक। तो ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि लोगों को रेगुलर इनकम चाहिए, लोगों को चाहिए कि यार मुझे पता है मेरा पैसा इतना परसेंटेज, मेरा पैसा 7% पे ग्रो करेगा और वो भी टैक्स फ्री। तो ये प्लान्स बहुत पॉपुलर हो रहे थे और ये प्लान्स में लोगों का लिमिट हो जाएगा 5 लाख तक, जिससे एक इफेक्ट आएगा, मतलब कि एक ऑडियंस ही इन प्लान्स को ले पाएगी। बट एक चीज मैं क्लैरिटी करना चाहता हूं कि इसमें जो ग्रैंडफादरिंग दी गई है, तो उसका मतलब है कि अगर आपने ऑलरेडी प्लान ले लिया या आप 31 मार्च 2023 से पहले प्लान लेते हैं तो ये उस पे एप्लीकेबल नहीं होएगा। तो ये मैं सबसे ज्यादा, बिकॉज सबसे ज्यादा 2023 के बाद के नियम लागू हैं। यार जो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ वो सेफ है, हाँ वो आपका प्रीमियम ये क्लैरिटी लेना बेहद जरूरी था सर कि 1 अप्रैल 2023 के बाद की पॉलिसीज पर ये लागू होगा। अब एक छोटा डिस्कशन, महिलाओं के लिए जो स्कीम का नया ऐलान किया गया है उसमें क्या वाकई फायदा है हेमंत जी? 2 साल के डिपॉजिट पर 7.5% के ब्याज की बात की जा रही है। वाकई महिलाएं अगर इस ऐसे किसी स्कीम में जाती हैं तो उनके लिए फायदेमंद है, या फिर बाकी जो ट्रेडिशनल पॉलिसी जिसमें वो जैसे मानिए एफडी करती आ रही थी, या अगर पीपीएफ में जाना है, इवन अगर इससे बेहतर अगर उनको इक्विटी में निवेश करना है वो ज्यादा सही रहेगा? देखिए, आई थिंक वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा स्वाति। यहाँ पे ये 2 साल की स्कीम है, वन टाइम स्कीम है ये। 7.5% इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो टैक्सेबल है। तो उसमें ऑप्शन भी है कि अगर आप चाहें तो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब जो महिलाएं जो कभी तक, जिन्होंने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया, उनको पता नहीं कि ऐसे इंटरेस्ट नाम की चीज या रिटर्न की कुछ होता है, उनके लिए शायद ये इनिशियल स्टेप जो है बहुत अच्छा है। जब आप मान लीजिए निवेश करते हैं 2 लाख, 2 साल के लिए रखते हैं तो आपको 30,000 रुपये मिलता है, जो आपको समझ में आता है कि जो पैसा वैसे रखा था उसने कुछ हमें कमा के दिया। हाँ। तो मुझे लगता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है। एक बार वंस यू गेट यूज्ड टू इट, आपको पता चले कि इस तरह से रिटर्न मिलती है, फिर आप आगे जाके दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे, क्योंकि इक्विटी तक पहुंचने में समय लगता है। पहले तो आप शुरुआत करें कहीं पे, फिर आप म्यूचुअल फंड को देखें, फिर दूसरे ऑप्शन को देखें। तो मुझे लगता है उस एंगल से एक अच्छा स्टेप है कि एटलीस्ट जो पैसा कुछ भी नहीं कर रहा वो आपके लिए कुछ कमा के दे रहा है। नई स्कीम लाने की जरूरत थी या फिर किसी एग्जिस्टिंग स्कीम में ये प्रावधान दे सकते थे? देखिए, उसके लिए फिर बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है आपको। ओके, इसको ऐसा पेश ही ऐसे किया गया कि जिससे जो कभी जिस महिला ने निवेश नहीं किया, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी के तहत इसको पेश किया गया। इसको मैं मान सकती हूं। इतने सालों से इन्वेस्टर एजुकेशन हो रही है, तब भी अगर किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, इसका मतलब वो एजुकेशन वहां तक पहुंची नहीं और उसमें और समय लगेगा। तो शायद इनिशिएट करने के लिए स्टार्टिंग एज ए फर्स्ट स्टेप अच्छा है, बट लाइक आई सेड ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। एक बार शुरुआत होगी तो फिर महिलाएं जो है फिर दूसरे ऑप्शन को देखना शुरू करेंगे। मतलब निवेश की तरफ पहले कदम के तौर पर इसको देखा जा सकता है। जो आप घर पर पैसा रख रही हैं या जो अपने पास पैसा रख रही है, उसको अगर आप ऐसी किसी स्कीम में डालते भी हैं 2 साल के लिए, तो वो कुछ आपको कमाई करके देंगी और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके निवेश के आयाम और खुलते चले जाएंगे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक सही दिशा में जाता हुआ है कदम। बहुत धन्यवाद करेंगे संजीव बजाज जी और हेमंत रुस्तगी साहब, आपका भी हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बजट के बाद कितना मुनाफा आपको हो रहा है, कितनी कमाई आप कर रहे हैं, कहां पर जाना आपके लिए फायदेमंद है, सीनियर सिटीजन के लिए, साथ ही महिलाओं के लिए हमने चर्चा की, नए टैक्स सिस्टम वहां पर कैसे आपको फायदा होगा, तमाम बारीकी हमने समझने की कोशिश की आज के इस खास कार्यक्रम में। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए सी बिजनेस।